चलिए जी, स्टार्ट कर रहे हैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो बेसिकली ये हमारा फोर्थ हेड है, राइट। फर्स्ट सैलरीज, सेकंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी और फोर्थ क्या है, कैपिटल गेन। फिफ्थ क्या है, अदर सोर्सेज। तो आई थिंक इतना तो याद होगा आप सब लोगों को कि हमें अपनी टोटल इनकम को इन हेड्स में डिवाइड करना होता है। टोटल इनकम इज टैक्सेबल, कौन सा सेक्शन कह रहा है? कुछ बेसिक चीजें पहले फटाफट से बता दो, बहुत दिनों बाद टैक्स की क्लास ले रहे हैं हम लोग। कौन सा सेक्शन कहता है टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल? चार्जेबिलिटी सेक्शन कौन सा है हमारा? सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है, टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्सेबल। और उसके बाद हमें कहा गया जी, देखिए ये हम आपको 5 हेड्स बता रहे हैं। आपकी जो भी इनकम है जो कि टोटल इनकम के स्कोप में कवर हो रही है, उस इनकम को किसी ना किसी हेड में आप कैटेगराइज करेंगे, ठीक। तो फोर्थ हेड है हमारा कैपिटल गेन। अब एक्चुअल में कैपिटल गेन कोई इनकम नहीं होती, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर हम कैपिटल गेन की बात करें, मान के चलिए कि मेरा एक घर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मेरा अपना खुद का घर है, रेजिडेंशियल हाउस, राइट। और मेरी जॉब है दिल्ली में। अब मेरी जॉब ट्रांसफर हो गई लेट से मुंबई में। क्योंकि मुझे ट्रांसफर मिल गया मुंबई में, तो जी मुझे मुंबई में जाना पड़ेगा। और मुझे कहा गया कि कम से कम मुंबई में मुझे 5 इयर्स के लिए काम करना है। तो अब मैं क्या सोचूंगा कि यार जो दिल्ली में घर है उसको सेल करके मुंबई में घर ले लेता हूँ। 5 साल मुंबई में रहना है कम से कम, हो सकता है ज्यादा भी रहना पड़े। तो जो दिल्ली में मेरा घर है मैं उसको सेल कर देता हूँ और मैं मुंबई में घर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं कोई बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी ना कर रहा हूँ। मेरा मेन एम उस घर को सेल करके प्रॉफिट जनरेट करने का नहीं है, इनकम जनरेट करने का नहीं है। बल्कि मेरा एम क्या है कि मैं फिलहाल मेरी जॉब मुंबई में शिफ्ट हो गई है, तो भैया मैं दिल्ली वाला घर सेल कर देता हूँ, मुंबई में घर ले लेता हूँ। अब दिल्ली में जो मैंने घर परचेज किया था लेट से आज से 10 साल पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितने में मैंने परचेज किया था, लेट से 10 लाख रुपए का मैंने परचेज किया था, ठीक है जी। परचेज करने के बाद मैंने थोड़ा सा उसमें काम भी करवाया, तो मेरी कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी लगी, लेट से 1 लाख रुपीज। तो मैं कहूंगा कि एक्चुअल में मुझे घर कितने का पड़ा था, 11 लाख रुपए का पड़ा था। एक्चुअल में मेरी जेब से 11 लाख रुपए खर्च हुए हैं घर को खरीदने में, और जो भी उसके अंदर रिनोवेशन करवानी थी उसमें, ठीक है। आज की डेट में मैं कहता हूं जी, मैं घर सेल करके मुंबई जा रहा हूं, तो मैं देखता हूं सेल कंसिडरेशन, लेट से 50 लाख रुपए का घर मैं सेल कर रहा हूं, और मुझे वो पैसे चाहिए क्योंकि मुझे मुंबई में घर लेना है। तो लो कहता है कि कायदे से देखा जाए कैपिटल गेन इनकम नहीं है। कैपिटल गेन का मतलब ही यही है, जब हम अपनी कैपिटल एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और उस प्रोसेस के अंदर अगर हमें कोई गेन हो रहा है, दैट इज कैपिटल गेन। वो प्रॉफिट नहीं है, इसलिए वर्ड गेन यूज किया गया इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो मुझे गेन हो रहा है 39 लाख रुपीज का, वो एक्चुअल में क्या गेन है? द आंसर इज नो, एक्चुअल में गेन नहीं है। मैं दिल्ली में घर बेच रहा हूँ, मुंबई में ले रहा हूँ। जब मैंने घर लिया था तब हो सकता है 10 लाख का ही हो, आज मुंबई में हो सकता है मुझे 50 लाख से भी ज्यादा रुपए की रिक्वायरमेंट है वही सेम साइज का घर लेने के लिए। तो एक्चुअल मुझे कैपिटल गेन नहीं हो रहा है। हो सकता है मुझे टेंशन हो रही हो कि यार 60 लाख रुपए का मिलेगा मुंबई में, 10 लाख रुपए और कहां से लाऊंगा। लेकिन क्योंकि इनकम की डेफिनेशन के अंदर कैपिटल गेन को इंक्लूड कर लिया गया है, अब इंक्लूड कर लिया गया है तो ना चाहते हुए भी टैक्सेबल हो गया कैपिटल गेन। इनकम की डेफिनेशन अगर आप देखते हैं कौन से सेक्शन में है, 224 के अंदर इनकम वर्ड को डिफाइन कर रखा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, और उसके अंदर कह रखा है इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब भैया जो जो आइटम्स हम बता रहे हैं इन सबको तो इनकम कंसीडर किया जाएगा, वहां पर लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है कि एक्चुअल में इनकम है या नहीं है।
तो सेक्शन 224 में जहां इनकम डिफाइन कर रखा है वहीं पर कैपिटल गेन भी लिख दिया गया। इनकम इंक्लूड्स कैपिटल गेन। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो ये मेरी इनकम नहीं है, लेकिन क्योंकि सेक्शन 224 के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया है, कैपिटल गेन को इनकम कंसीडर कर लिया गया है, इसलिए इसे इनकम कंसीडर किया जाएगा। और एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस हेड उसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट। अब चलो जी, इनकम टैक्स वाले मेरे पास आते हैं। इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि लाओ जी, इस 39 लाख रुपीस पर हमें टैक्स दीजिए, इस 39 लाख रुपीस पर हमें टैक्स पे कीजिए। मैं कहता हूं भैया 10 साल पहले घर खरीदा था मैंने, उस वक्त मनी की क्या वैल्यू थी, और आज की डेट में क्या वो 10 लाख रुपए, आज की डेट में भी वो 10 लाख रुपए ही है? आप आज की डेट में मुझसे टैक्स ले रहे हो, आज की डेट में मेरा प्रॉफिट कंसीडर कर रहे हो, तो भैया इसकी भी तो वैल्यू आज की डेट में निकालिए ना। 10 साल पहले के 10 लाख रुपए क्या आज 10 लाख ही है? द आंसर इज नो। इन्फ्लेशन की वजह से कहता है ये जो पहले 10 लाख रुपए थे, हो सकता है आज इन 10 लाख रुपए की कीमत 30 लाख रुपए हो। जो कीमत 10 साल पहले 10 लाख रुपए की थी, वही कीमत आज 30 लाख रुपए की हो। तो वो कंसीडर कीजिए। आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख रुपए मत लेके चलिए, 30 लाख रुपए लेके चलिए। लो ने कहा ये बात तो ठीक है, गवर्नमेंट को भी ये बात समझ में आई। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, कैपिटल गेन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एक होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो ने कहा देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर हम मान के नहीं चलेंगे कि कोई इन्फ्लेशन का इफेक्ट आया है, तो यहां पर हम इंडेक्सेशन अलाउड नहीं करेंगे। नो इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का मतलब कहता है जी, एक इंडेक्स वैल्यू आपको प्रोवाइड की जाएगी हर साल के लिए। बेस ईयर मान के चलेंगे हम 2001। बेस ईयर क्या मान के चलेंगे? 2001। पहले बेस ईयर क्या मान के चलते थे? 1981। लेकिन अब बेस ईयर क्या मान के चलते हैं? 2001। तो बेसिकली 1/4/2001 ये बेस मान के चलेंगे, और हर साल के लिए हम आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पर जो वैल्यू 100 रुपए थी, उसकी अगले साल 2002 में वैल्यू 110 रुपए, फिर 2003 में वैल्यू 130 रुपीज। तो इस तरह से आपको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आपका जिस ईयर में 100 रुपए था, आज की डेट में उसकी क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसे कहते हैं इंडेक्सेशन। तो लो ने कहा जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो कि थोड़े समय के लिए आपने एसेट को होल्ड किया और बेच दिया, तो उसमें हम मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन का फैक्टर नहीं होगा, तो नो इंडेक्सेशन इज अलाउड। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में हम आपको इंडेक्सेशन अलाउड करेंगे, मतलब उसके अंदर हम मान के चलेंगे इन्फ्लेशन का फैक्टर है, तो यहां पर इंडेक्सेशन अलाउड होगी। ठीक है जी। तो कैपिटल गेन एज सच बहुत ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। अगर कंसेप्ट समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया, तो रिवाइज करते हुए हार्डली आपको आधा घंटा लगेगा। ऑल दो लेंथी चैप्टर है थोड़ा सा, बट मुश्किल नहीं है। आ जाइए जी, सेक्शन 45 से हमारा स्टार्ट हो रहा है कैपिटल गेन, और सेक्शन 45 ही क्या है? चार्ज। इस हेड के लिए चार्जिंग सेक्शन क्या है? सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कह रहा है? एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम सबको हाईलाइट किया हुआ है। फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर shall be chargeable to income tax under the head capital gain। तो जी सेक्शन 45 ने कहा कि अगर आप कोई भी कैपिटल एसेट की ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस ईयर में, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉफिट होता है या गेन होता है, तो भैया वो प्रॉफिट और गेन इस हेड के अंदर टैक्सेबल है। एंड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। जिस प्रीवियस ईयर में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसी प्रीवियस ईयर की इनकम कंसीडर की जाएगी, चाहे एक्चुअल में सेल कंसीडरेशन आपको उस प्रीवियस ईयर में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राइट, shall be deemed to be the income of the previous year in which transfer took place, provided that such profit is not exempted।
अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जम्पशंस दे रखे हैं अलग अलग सेक्शंस के अंदर। तो पहले हम कैपिटल गेन वाला हेड पूरा कंप्लीट करेंगे, देखेंगे क्या टैक्सेबल है क्या टैक्सेबल नहीं है, कैसे हमें टैक्सेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद एग्जम्पशंस पढ़ेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन है अगर वो इन सेक्शंस में कवर हो रही है तो एग्जम्पशन क्लेम की जा सकती है। ठीक है, so it shall be noted that the entire capital gain is taxable in the previous year in which transfer took place, even if no consideration or part consideration is received in that previous year. ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हम घर ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी और को सेल कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वट, ठीक, तो एक साथ पैसे नहीं मिलते। हो सकता है हमें इंस्टॉलमेंट में पैसे मिले, कुछ पैसे इस साल मिल रहे हैं, कुछ पैसे अगले साल मिल रहे हैं, कुछ पैसे उससे अगले साल मिल रहे हैं। तो यहाँ पर लॉ ने बड़ा क्लियर कर दिया, जिस प्रीवियस ईयर में एसेट ट्रांसफर की जा रही है उसी प्रीवियस ईयर में सारी की सारी इनकम कंसीडर की जाएगी और उस सारी इनकम पे टैक्स आपको पे करना है, चाहे आपको उस प्रीवियस ईयर में सारे पैसे मिले हैं या नहीं मिले। Thus capital gain is a gain which arise due to transfer of capital asset। तो जी क्या क्या चीजें हमें समझना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले तो हमें समझना है कि कैपिटल एसेट किसे कंसीडर करेंगे किसे कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। तो कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हुआ है, तो डेफिनेशन देखेंगे जी कैपिटल एसेट की। वेदर द एसेट ट्रांसफर्ड इज कैपिटल एसेट और नॉट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। हो सकता है जब मैंने एसेट एक्वायर किया हो वो एसेट कैपिटल एसेट ना हो, लेकिन जब मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं तब वो कैपिटल एसेट बन जाए। तो ऐसे केसेस देखेंगे, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब हमने एक्वायर किया तब कैपिटल एसेट नहीं है, लेकिन जब ट्रांसफर कर रहे हैं तब कैपिटल एसेट है। इफ द एसेट इज नॉट कैपिटल एसेट, अच्छा मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट करने का क्या है कि हमें हमेशा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देखना होता है, जो एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कवर हो रही है एसेट या नहीं हो रही है, राइट। If the asset is not capital asset, तो profit या loss on the transfer of such asset is not taxable under this head। फिर जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मैंने थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाया। कैपिटल गेन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इज टर्म्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट इज टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब जी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट किसे कंसीडर करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट किसे कंसीडर करेंगे, ये भी देखेंगे हम, ठीक है जी। और मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हुए इंडेक्सेशन इज अलाउड, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, राइट। बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करते हुए इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। और दोनों की टैक्स ट्रीटमेंट अलग होती है, शॉर्ट टर्म के ऊपर हमें कम टैक्स पे करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म के ऊपर हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जम्पशंस ज्यादा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड एग्जम्पशंस कम है, इसलिए बड़ा क्लियर कट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कौन सा कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है कौन सा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म है, ठीक है जी। फिर उसके बाद जी हमें ट्रांसफर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर हो रही है या नहीं कवर हो रही। अगर ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर हो रही है तभी तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा और तभी उस ट्रांजैक्शन में जो गेन होगा जो प्रॉफिट होगा वो इस हेड में टैक्सेबल है, अदरवाइज इस हेड में टैक्सेबल नहीं है। फिर जी सेल कंसीडरेशन में हमें क्या क्या कंसीडर करना है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां एक्चुअल में सेल कंसीडरेशन कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान के चलते हैं मैंने इंश्योरेंस करवा रखी है अपने गोडाउन की, गोडाउन इज ए कैपिटल एसेट, सिंपल सी बात है। अब जी वहां पर आग लग जाती है, आग लग जाती है तो इंश्योरर मुझे पैसे देगा। कायदे से देखा जाए, कॉमन पार्लेंस में देखा जाए तो इसे हम ट्रांसफर नहीं कह सकते। मैंने कोई इंश्योरेंस कंपनी को वैसे ट्रांसफर नहीं किया है, वो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गई है जिसका मुझे क्लेम मिल रहा है इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन इस हेड के अंदर उसे ट्रांसफर कंसीडर किया गया है। अब जी जो इंश्योरेंस कंपनी से मुझे मिल रहा है क्या उसे सेल कंसीडरेशन कंसीडर किया जाएगा, कितना सेल कंसीडरेशन कंसीडर किया जाएगा, तो वो चीज हमें देखनी होती है। सेल एक्सपेंस कौन से कंसीडर किए जाएंगे। अब अगर मैं कह रहा हूँ जी यहाँ पर मैंने 50,000 रुपए का अपना घर सेल किया है, तो क्या पता मुझे ब्रोकरेज देनी पड़ रही हो घर सेल करने के लिए, क्या पता अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे
पैसे देने पड़ रहे हो, राइट? तो उसको भी तो लेस करूँ। मेरे हाथ में 50 लाख रुपए आए कहाँ? अगर मुझे 1 लाख रुपए की ब्रोकरेज देनी पड़ी तो मेरे हाथ में तो 49 लाख रुपीज आए, सीधी सी बात है, राइट? तो मैं सेल कंसिडरेशन 50 लाख कंसीडर करूंगा, लेकिन उसमें से लेस कर दूंगा एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल। आ जाइए जी। उसके अलावा जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर करनी है? बहुत सारे यहाँ पर प्रोविजंस दिए हुए हैं, किस केस में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर की जाएगी, एक्विजिशन एक्सपेंसेस कौन से अलाउड है कौन से नहीं है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी, किस केस में कैलकुलेट की जाएगी। फिर जी हमें ट्रांसफर्स जो कि इन प्रोविजंस में कवर हो रही है एग्जम्पशन प्रोविजंस में, उन्हें देखना है। अदर स्पेशल प्रोविजंस दे रखे हैं, जैसे कि लमसम सेल का प्रोविजन दे रखा है, एक्विजिशन बाय द गवर्नमेंट दे रखा है, तो और भी अदर स्पेशल प्रोविजंस की टैक्स ट्रीटमेंट देखनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैपिटल एसेट से कि कैपिटल एसेट क्या होती है। सेक्शन 214 में कैपिटल एसेट को डिफाइन किया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मूवेबल, इमूवेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द एसेसी, टेंजिबल, इनटेंजिबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब गुडविल कैपिटल एसेट है, द आंसर इज यस, राइट? बिजनेस राइट कैपिटल एसेट है, द आंसर इज यस। तो टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन, तो रेजिडेंशियल है या बिजनेस या प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने होल्ड की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके अलावा ये हमारे पास न्यू पॉइंट है, और न्यू पॉइंट है इसलिए हाईलाइट भी कर रहा हूं, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये न्यू पॉइंट है विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जम्पशन अंडर क्लोज 10D of section 10 does not apply on account of applicability of the fourth and fifth provision thereof। अब ये किस बारे में बात कर रहे हैं उसे सबसे लास्ट में समझाऊंगा, मतलब कैपिटल एसेट इस डेफिनेशन के सबसे लास्ट में। फॉर द टाइम बिंग ये तीन चीजें दिमाग में रखिए, और इन तीन चीजों में भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कहता है पहला पॉइंट, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, इन्होंने जनरली कह दिया प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। ठीक। अब यहां पर इन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि जी प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी एज वेल एज राइट इन द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब एसेट as well as right in the asset। इसका मतलब अगर किसी कैपिटल एसेट के अंदर मेरा राइट है तो वो राइट भी कैपिटल एसेट है। अगर मैं अपना राइट ट्रांसफर कर रहा हूं किसी को फॉर कंसिडरेशन, तो भैया इवन वो भी कैपिटल गेन में कवर होता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लेकिन यहां पर कुछ एक्सक्लूजन्स दे दिए गए, भाई इन चीजों को हम कैपिटल एसेट कंसिडर नहीं करेंगे। किन चीजों को? ए में क्या कहा गया, क्लोज ए के अंदर कहता है जी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सब क्लोज बोलूँ मैं इसे क्योंकि क्लोज 14 है, सेक्शन 2 क्लोज 14 सब क्लोज है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, वेदर फॉर बिजनेस है या फॉर रेजिडेंशियल पर्पस है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या एक्सक्लूड किया गया, कहता है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। अब भैया ये जो चीजें हैं ये बिजनेस के अंदर हम लोग बेचने के लिए ही एक्वायर करते हैं, तो यहां से जो प्रॉफिट होगा वो कहां पर टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में, इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। फिर इन्होंने कहा जी पर्सनल इफेक्ट्स। पर्सनल इफेक्ट्स का मतलब क्या हो गया, जो पर्सनल पर्पस के लिए मैं एसेट एक्वायर कर रहा हूं, जैसे कि अगर मैं कार एक्वायर कर रहा हूं फॉर पर्सनल पर्पस तो वो यहां पर कवर हो रही है, राइट? जैसे कि मैं फर्नीचर एक्वायर कर रहा हूँ घर में यूज करने के लिए पर्सनल पर्पस के लिए, कपड़े चाहे कितने भी महंगे एक्वायर करूं
घड़ी चाहे कितनी भी महंगी एक्वायर करूं, 10-10 लाख की भी आती है वो चीज, राइट। तो वो सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा पर्सनल इफेक्ट के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं एग्जम्प्ट की हुई, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो चाहे पर्सनल इफेक्ट की है, चाहे रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, चाहे कमर्शियल पर्पस के लिए, सारी कैपिटल एसेट कंसीडर की जाएगी। हम सिर्फ यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी की, held for personal use by the assessee or any member of his family dependent on him। तो जी मेरे घर के अंदर अगर मैं वैसे मोटा मोटी देखूं, मेरे पास जी लैपटॉप है पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या हो गया यहाँ पर एग्जम्प्टेड, वो कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं की जाएगी। जिस टेबल पे मैंने लैपटॉप रखा हुआ है, क्या वो पर्सनल यूज के लिए, डेफिनेटली पर्सनल यूज के लिए, वो कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं की जाएगी। जिस सोफे पे एट प्रेजेंट मैं बैठा हूँ पर्सनल यूज के लिए, हाँ जी पर्सनल यूज के लिए, कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं की जाएगी। घर में फ्रिज है, बेड है, एसी है, साइकिल है, मोटर बाइक है, कार है, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए जो कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल महंगी चीजें है जैसे कि ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, महंगी महंगी 1-1 करोड़ की भी बिक जाती है ड्राइंग्स की तो, राइट, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स या एनी वर्क ऑफ आर्ट, ये सारी क्या है, वर्क ऑफ आर्ट ही तो है। कहता है इनको कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा, ये कैपिटल एसेट है, इनको कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। ज्वेलरी को भी डिफाइन किया गया, कहता है जी ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम या एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी एलोय containing one or more of such precious metal, whether or not containing any precious or semi precious stone। कहता है सिर्फ और सिर्फ रूबी है, डायमंड है, खाली इनको हम ज्वेलरी नहीं कह रहे, किसी भी प्रीशियस मेटल से बनी हुई है, या फिर दो या दो से ज्यादा प्रीशियस मेटल्स का कॉम्बिनेशन एलॉय, तो ज्वेलरी में कंसीडर किया जाएगा, राइट। वेदर और नॉट वर्कड, चाहे आप ज्वेलरी, मतलब इनका कहने का मतलब है जिस तरह सोना है, अब सोना हम लोग इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी भी परचेज कर सकते हैं, या फिर मैं कहता हूँ मुट्ठी भीज सोना, मुट्ठी भीज सोने का मतलब सोने की ईंट परचेज कर ली, सोने की डली परचेज कर ली, राइट। तो अगर उस टाइप का भी सोना है तो उसे ज्वेलरी में ही कंसीडर किया जाएगा, मतलब वो कैपिटल एसेट है। उसके अलावा जी अगर आपने प्रीशियस मेटल या स्टोन यूज कर रखा है इन फर्नीचर, यूटेंसिल या एनी अदर आर्टिकल, तो कहता है उस पूरी एसेट को ज्वेलरी कंसीडर किया जाएगा। अगर मैंने जूते में डायमंड लगा रखा है तो जूते को ज्वेलरी कंसीडर किया जाएगा। मैंने कपड़ों के अंदर लेट से सिल्वर वर्क करवा रखा है या गोल्डन वर्क करवा रखा है, रियल गोल्ड का, रियल सिल्वर का, तो उस पूरे आर्टिकल को ज्वेलरी कंसीडर किया जाएगा। फर्नीचर के अंदर मैंने प्रीशियस मेटल या स्टोन लगा रखा है, ज्वेलरी, पूरे फर्नीचर को ज्वेलरी कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, कहता है गुड्स ऑफ पर्सनल इफेक्ट, या आप कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल इफेक्ट। इन्होंने वर्ड प्रॉपर्टी यूज कर रखा है तो मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल इफेक्ट एग्जम्प्टेड है, लेकिन उसमें भी इन्होंने कहा कि ज्वेलरी एग्जम्प्टेड नहीं है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस एग्जम्प्टेड नहीं है, ड्राइंग्स एग्जम्प्टेड नहीं है, पेंटिंग, स्कल्पचर या एनी वर्क ऑफ आर्ट ये एग्जम्प्टेड नहीं है, मतलब इनको कैपिटल एसेट कंसिडर किया जाएगा। फिर इन्होंने कहा जी एग्रीकल्चरल लैंड, बेसिकली इनका मतलब है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, इनका कहने का मतलब क्या है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, उसको कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन कहता है उसमें भी इनको कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। किनको, कहता है सबसे पहले तो म्यूनिसिपैलिटी या कैंट बोर्ड, वो एरिया देखिए, अगर आपकी जमीन चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है या नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी जमीन ऐसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंट बोर्ड में कवर हो रही है जिसकी पॉपुलेशन नॉट लेस देन 10,000 है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो भी लास्ट काउंटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो जी यहां पर मैं लेके चल रहा हूं एरिया, म्यूनिसिपैलिटी या कैंट बोर्ड, ठीक है। कहता है जी ये
ऐसी म्यूनिसिपैलिटी या कैंट बोर्ड है जिसकी पॉपुलेशन कम से कम कितनी है, 10,000। अगर इस एरिया के अंदर आपकी लैंड है, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड है, उसे हम रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहेंगे, डेवलप्ड एरिया में आपकी लैंड है, तो भैया उसे कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो अगर हमारी जो भी हमारे पास लैंड है, अगर वो म्यूनिसिपैलिटी के एरिया से बाहर है, तो म्यूनिसिपैलिटी या फिर कैंट बोर्ड की लिमिट से बाहर है, तो इन्होंने अलग अलग स्लैब दिए। कहता कितनी बाहर है, मैंने कहा जी 2 किलोमीटर। ये जो एरिया है ये कितना है, तो इन्होंने कहा भैया देखिए ये जो 2 किलोमीटर का एरिया है, इस एरिया में पॉपुलेशन क्या है। इन्होंने कहा अगर पॉपुलेशन है मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अच्छा, 10,000 तक तो यहाँ पर कवर हो गया हमारा, तो उन्होंने कहा मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब इक्वल टू और लेस देन 1 लाख। अगर इतनी पॉपुलेशन है 2 किलोमीटर के एरिया में, तो भी आपकी अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है, आपकी लैंड यहाँ पर आती है, कैपिटल एसेट कंसिडर की जाएगी। अगर 2 किलोमीटर के एरिया में और लेस देन 10,000 है पॉपुलेशन, जिस एरिया में आपकी है वहां पर लेस देन 10,000 पॉपुलेशन है, फिर आपकी कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर की जाएगी, फिर अनडिवेलप्ड एरिया कंसीडर किया जाएगा, रूरल एरिया कंसीडर किया जाएगा, और आपकी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कंसीडर की जाएगी। लेकिन मोर देन 10,000 है, अप टू 1 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक, यहाँ पर कैपिटल एसेट कंसीडर की जाएगी। फिर उन्होंने दूसरा स्लैब दिया 6 किलोमीटर का। कितने का, 6 किलोमीटर का, फ्रॉम द लिमिट ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी या कैंट बोर्ड। तो जी मैं अगला देख रहा हूँ 6 किलोमीटर। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, यहाँ से, ये ना लिमिट म्यूनिसिपैलिटी की या कैंट बोर्ड की, तो डिस्टेंस यहाँ से 6 किलोमीटर। तो एक्चुअल में ये वाला डिस्टेंस कितना रह गया, 4 किलोमीटर का। ठीक है। इस 4 किलोमीटर के अंदर आपको पॉपुलेशन देखनी है। इन्होंने कहा जी मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, मोर देन 1 लाख बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट इन्होंने स्लैब क्या दिया, कहता जी 8 किलोमीटर का। यहां से 8 किलोमीटर, तो एक्चुअल में ये वाला देखेंगे हम तो कितना रह गया, सिर्फ 2 किलोमीटर, क्योंकि ये 2 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये कितना रह गया, सिर्फ 2 किलोमीटर। यहाँ पर इन्होंने कहा म्यूनिसिपैलिटी से इतनी दूर हो, कैंट बोर्ड से इतनी दूर हो, डेवलप्ड एरिया से इतनी दूर हो, फिर भी अगर पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, तो भी भैया डेवलप्ड एरिया में ही आपकी लैंड है, और उसको हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड कंसीडर नहीं कर सकते, उसको कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चार्ट के फॉर्म में याद रखोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जामिनेशन है, ऐसा तो है नहीं कि वहां जाकर आपको लिखना है। तो एमसीक्यू बेस्ड है, अगर चार्ट के फॉर्म में याद रखोगे, विद इन म्यूनिसिपैलिटी पॉपुलेशन 10,000 देखनी है। अगर आउटसाइड द म्यूनिसिपैलिटी जा रहे हैं तो एक 2 किलोमीटर कहा गया, एक 6 किलोमीटर कहा गया, एक 8 किलोमीटर कहा गया। तो जी ये 2 किलोमीटर के केस में 10,000 से ज्यादा अप टू 1 लाख, यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा अप टू 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा, बस इतनी सी चीज याद रखनी है। अगर पॉपुलेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब डेवलप्ड एरिया में हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी से दूर हो, चाहे कैंट बोर्ड से दूर हो, फिर भी डेवलप्ड एरिया में हो, आपकी लैंड को कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा, चाहे एग्रीकल्चर लैंड है चाहे नॉन एग्रीकल्चर लैंड है। However, following lands are included in the capital assets. ठीक,
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि एक्चुअल में जो ये एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं। फिर जी केस लॉ के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लैंड एग्रीकल्चरल है या नॉन एग्रीकल्चरल। अच्छा, एग्जम्पशन भी किस चीज से रिलेटेड है, ध्यान से देखिए, एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड एग्जम्पशन है। अगर नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है फिर तो कैपिटल एसेट है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो एग्जम्पशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड है। अब जी कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जिस एरिया में वो लैंड है उस एरिया के जो रूल्स है, उस एरिया के जो लोकल लॉज है, उनको दिमाग में रखना बड़ा जरूरी है। अगर मान के चलिए हरियाणा में कोई लैंड है और हरियाणा के लोकल लॉज के अकॉर्डिंग वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड है, तो कहता है फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब उस कंडीशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कह सकती नहीं जी ये एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड है, कौन सी नॉन एग्रीकल्चर लैंड है, ये फाइंड आउट करते हुए जो वहां के लोकल लॉज हैं उनको कंसीडर करना बड़ा जरूरी है। तो केस लॉ में कहा गया कि भैया एक लैंड थी जिसपे एक्चुअल में एग्रीकल्चरल वर्क नहीं हो रहा था। एग्रीकल्चरल वर्क का मतलब कि वहां पर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा था, लेकिन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर किया जा रहा था वहां पे। ठीक, और स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए अगर कोई लैंड यूज की जाती है तो बहुत सारे स्टेट्स के अंदर उसे एग्रीकल्चरल लैंड ही कंसीडर किया जाता है, चाहे वहां पर कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल स्टोर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अगर प्रोवाइड की जा रही है उस लैंड पे तो उसे फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस ही कंसीडर किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा चाहे एक्चुअल में यहाँ पर कुछ भी उग नहीं रहा, लेकिन यहाँ के जो लोकल लॉज है उनके अकॉर्डिंग जो एक्टिविटी हो रही है, इवन वो एक्टिविटी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कंसीडर की जाएगी, तो लैंड एग्रीकल्चर लैंड ही कंसीडर की जाएगी। इसके अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले अपनी खुद की रूलिंग नहीं निकालेंगे। आ जाइए जी, उसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम बॉन्ड्स इशू करे थे फंड्स रेज करने के लिए, एक्चुअल में जो ये हमारे पास गोल्ड बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं 6.5% गोल्ड बॉन्ड्स, 7% गोल्ड बॉन्ड्स, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स, तो ये टाइम टू टाइम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू किए थे स्पेशल बियरर बॉन्ड्स। ठीक है, उसके अलावा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स जो कि रिसेंटली इशूड किए गए थे अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो ये सारे क्या थे, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रेज करना चाहती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसे कम पड़ गए थे जिसे हम फिस्कल डिफिक्ट कहते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रेज करना चाहती थी तो उसके अंदर स्पेसिफिकली एग्जम्पशन दे दी गई थी, अगर आप ये बॉन्ड परचेज करते हो तो इनको कैपिटल एसेट नहीं कंसीडर किया जाएगा, और जब ये आप ये बॉन्ड सेल करोगे या रिडीम होंगे तो उस टाइम पर आपसे कैपिटल गेन चार्ज नहीं किया जाएगा। तो ये लालच दिया गया था ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इन बॉन्ड्स को परचेज करें। ठीक, तो इनको भी कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो मैं लिख देता हूं नोट अ कैपिटल एसेट। उसके अलावा जी हमने क्या कहा, एग्रीकल्चरल लैंड, लेकिन ये वाली कैपिटल एसेट कंसीडर की जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उस चार्ट को याद रखिएगा। उसके अलावा हमने क्या कहा, प्रॉपर्टी ऑफ पर्सनल इफेक्ट, लेकिन ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट, इनको कैपिटल एसेट कंसीडर किया जाएगा। फिर जी जो बिजनेस के अंदर स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स, वो तो स्पेसिफिकली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं, तो उनसे अगर कोई इनकम होती है तो कहाँ टैक्सेबल होती है, कहता है जी पीजीपी में, तो उनको कैपिटल एसेट कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है जी, 10D के अंदर कौन सी इनकम है, कहता है जी इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। तो जी अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिलता है तो उसको एग्जम्प्ट कर रखा है और क्या रखा है भैया, वो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी, लेकिन उसके अंदर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, आप मान के चल सकते हैं हम एक ऐसा प्लान ले रहे हैं जहां पर हम लोग जो पैसा देंगे, हमारे पैसे को आगे इन्वेस्ट भी किया जाएगा, प्लस हमें इंश्योरेंस स्कीम भी दी जाएगी। मान के चलिए मैं पे कर रहा हूँ 10,000 रुपीज,
तो मुझे कहा जा रहा है जी देखिए इसमें से हम 9,000 रुपीज आपका आगे इन्वेस्ट करेंगे और जो 1,000 रुपीज है वो आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम मान के चलिए। ठीक, तो इसके अंदर हम आपको 50 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस कवरेज दे रहे हैं। तो दोनों काम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और मुझे इंश्योरेंस भी मिल रहा है। तो जहां पर इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे जो मैं पे कर रहा हूं वो सारा मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है, बल्कि उसमें से एक मेजर अमाउंट जो है मेरी आगे इन्वेस्ट की जा रही है और एक माइनर अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम है। तो मतलब इस टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी जहां पर पॉलिसी होल्डर इज एक्चुअली फेसिंग द रिस्क ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशन, क्योंकि ये मेरा मेजर अमाउंट क्या है मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मुझे रिटर्न भी दिया जाएगा। ठीक, तो इस टाइप की जो पॉलिसी होती है वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। तो जी क्लोज 10D के अंदर प्रोविजो 4 दिया गया, प्रोविजो 5 दिया गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10D any sum received under life insurance policy shall not become the part of total income of the assessee, but according to fourth and fifth provisos of this clause the exemption is not available in case of any unit linked insurance policy या policies। तो जो प्रोविजो 4 है उसके अंदर इंडिविजुअल पॉलिसी की बात की जा रही है, प्रोविजो 5 है उसके अंदर एग्रीगेट, इन एग्रीगेट लिया जा रहा है कि आप एक से ज्यादा ऐसी पॉलिसी का प्रीमियम देते हो तो इन एग्रीगेट। ठीक, तो इसलिए मैंने पॉलिसी या पॉलिसीज कर दिया। इशूड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ February 2 2021। तो जी आप ऐसी कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, एक लेते हो या एक से ज्यादा लेते हो, जो आपने कब लिया, ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ February 2021, और उसका जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम है, इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो या एक से ज्यादा ले रहे हो, एग्रीगेट प्रीमियम पेएबल फॉर एनी प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच पॉलिसी या पॉलिसीज एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज। कितना प्रीमियम पे कर रहे हो आप, 2,50,000 रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर आपकी पॉलिसी 10 साल के लिए है तो उन 10 सालों में किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपको इससे ज्यादा पे करना पड़ता है तो भैया आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो। 2.5 लाख रुपए कोई सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए तो पे कर नहीं रहे। ये क्या है, जहां पर आपको लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा, उसके अलावा आपका ये मेजर अमाउंट इसमें से मार्केट में इन्वेस्ट किया जाएगा, तो आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो, अमीर आदमी हो, राइट। तो वहां से एग्जम्पशन हटा ली गई, ऐसी पॉलिसी से एग्जम्पशन हटा ली गई। तो इसका मतलब अब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आपका टोटल इनकम का पार्ट बनेगा, वो आपका कैपिटल गेन कहलाएगा। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अगर आपको कुछ मिलता है ऑन द डेथ, डेथ पे अगर कुछ भी मिलता है, इवन इस पॉलिसी के अंदर कुछ भी मिलता है वो एग्जम्प्टेड है। डेथ के अलावा अगर ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है विच इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, पहली कंडीशन, जहां पर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं किसी भी प्रीवियस ईयर में, जब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ा इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 रुपीज, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो कहता है एक्सेप्ट इन केस ऑफ डेथ मिल रहा है, मतलब जिंदा रहते हुए आपको प्रीमियम मिल रहा है, तीसरी कंडीशन। तो भैया वो फिर कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा आपका, क्योंकि यहां पर ये जो एग्जम्पशन थी ये हटा ली गई है। आप क्लियर कट देख रहे हैं, जब आपने पॉलिसी परचेज की कब, February 2021 से, तो रिसेंट अमेंडमेंट है ये आपका। जो पहले यहाँ पर कवर होता था और उसकी वजह से एग्जम्पशन मिली हुई थी कि भैया टोटल इनकम में कवर नहीं की जाएगी, आपको कुछ भी प्रीमियम मिलेगा, कुछ भी वापस मिलेगा, इन रिटर्न मिलेगा पॉलिसी से, तो आपकी टोटल इनकम कंसीडर नहीं की जाएगी, अब कंसीडर की जाएगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। और कहाँ कंसीडर की जाएगी, एज कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि इसको कैपिटल एसेट कंसीडर कर लिया गया है। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है, पहले कहता है जी एग्जाम थी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आपको कुछ भी मिल रहा है, एनी सम रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एग्जम्प्टेड था।
शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम का पार्ट नहीं है तो आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करना। अब एग्जम्पशन हटा ली गई है अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो। क्या कंडीशन? कि जो आपकी पॉलिसी है दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी है जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कवरेज के साथ साथ आपका पैसा आगे इन्वेस्ट किया जाता है। जब पैसा आपका इन्वेस्ट किया जा रहा है। हम्म। यूनिट लिंक का मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि 2.5 लाख रुपए आप आगे दे रहे हैं प्रीमियम पूरे साल का। आप सोच के देख सकते हैं जब हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कभी 2.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम जाता है? 2.5 लाख रुपए नहीं होता ना प्रीमियम। नहीं होता है। ठीक, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 1 करोड़ की भी पॉलिसी लेते हैं तो आजकल ऐड आती है ना कि पॉलिसी बाजार के ऊपर 1 करोड़ तक का आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं जस्ट बाय पेइंग 900 रुपीज पर मंथ, 1000 रुपीज पर मंथ, इस तरह टाइप करके आती है ऐड। अगर मान के चलिए हम पूरे साल का एक यूनिट लिंक ही बता रहा हूं मैं आपको। तो एक्चुअल में क्या यूनिट लिंक का मतलब क्या है कि मान के चलिए आप 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इसमें से सिर्फ आपका लेट से 25,000 रुपए ये तो इंश्योरेंस के नाम का लिया जा रहा है, और बाकी के आपके 2.25 लाख रुपीज ये आगे इन्वेस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इन यूनिट्स, बेसिकली इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, ये आपके आगे इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो यहाँ आप बकायदा ऑप्ट करना होता है कि किस टाइप की यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए। किस टाइप का मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट किस एरिया में होनी चाहिए उस पॉलिसी के अंदर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या पॉलिसीज होगी उसके अंदर। तो ये यूनिट लिंक्ड हो गया। अब आपका ये पैसा आगे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपको इस पैसे का रिटर्न भी तो मिलेगा साइमल्टेनियसली। अगर इनकम होती है तो रिटर्न भी तो मिलेगा। तो लोन इज बड़ी सिंपल सी बात की यार, जीते जागते आपको रिटर्न मिलने लग रहा है तो फिर एग्जम्पशन किस नाम की। तो हम इस पॉलिसी को कैपिटल एसेट कंसीडर करेंगे, और जीते जागते इस पॉलिसी के अंदर अगर आपको कुछ भी रिटर्न मिलेगा तो वो अब आपके टोटल इनकम का पार्ट कंसीडर किया जाएगा। और कहाँ कंसीडर किया जाएगा? क्यों? क्योंकि इसे क्या कंसीडर किया गया? कैपिटल। ठीक है। हाँ, अगर एट द टाइम ऑफ डेथ आपको मिल रहा है कुछ इस पॉलिसी के अंदर तो फिर एग्जम्प्टेड है। तो यहाँ पर दे रखा ना, एक छोटी सी डेफिनेशन उठा के दे दी मैंने कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ मनी इन्वेस्टेड goes to the goes to securing your life, whereas the rest of the money is invested in the market। ठीक है। तो अभी तक इवन आपकी बुक में भी ये पॉइंट कवर नहीं कर रखा, पता नहीं दिसंबर अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है भी या नहीं है, जो उन्होंने अभी तक भी अपडेट नहीं किया हुआ। तो ये जो है ये लेटेस्ट अपडेशन है, ये सी पॉइंट अभी तक बी तक ही कवर किया हुआ है। जून अटेम्प्ट के लिए तो है ही है एप्लीकेबल, नो डाउट। बट क्योंकि है आ चुका है और मतलब 1/4/2021 से एप्लीकेबल भी है, और दिसंबर का अटेम्प्ट 9 महीने बाद हो जाता है 1/4/2021 से देखा जाए तो। और लास्ट 6 मंथ्स तक की जो है वो एप्लीकेबल होती है अपडेशन। ठीक है, चलिए जी। अगर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन क्लियर है तो ही आगे चीजें समझ में आएगी। डेफिनेशन क्लियर नहीं है, एक एमसीक्यू डेफिनेशन में से जरूर पूछा जाता है। एग्जम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक इन ट्रेड वगैरह जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेते हैं, पर्सनल इफेक्ट की चीजें दैट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जी हमने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड, बाकी तो बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, वो भी सारे गोल्ड या फिर स्पेशल बियरर बॉन्ड, ये एग्जम्प्टेड है। बाकी इन्होंने कहा जी आप कोई भी प्रॉपर्टी की बात करेंगे चाहे वो मूवेबल है, इमूवेबल है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स राइट इन प्रॉपर्टी।
वो सब कैपिटल एसेट में कंसिडर की जाएगी। जो एग्जम्पशन दे रखे नीचे उन सबको छोड़ के बाकी सब कैपिटल एसेट में कंसिडर की जाएगी। तो बताइए, आपकी बिल्डिंग है जिसमें आप बिजनेस करते हैं, वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? फिर क्या फायदा हुआ इतना सारा बोलने का? तो यहाँ क्लियर कट लिखा है ना, वेदर कनेक्टेड विद बिजनेस और नोट। बिजनेस पर्पस के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ तीन ही चीज तो एग्जम्प्ट करी है। स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल, तीन ही चीज तो एग्जम्प्ट करी है, बाकी क्या एग्जम्प्ट किया हमने? अच्छा, बात बताइए, आपके पास बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कार है, जैसे कि डीटीसी है दिल्ली में जो बसेस चलती है, तो वो जो बस है वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? नाम भी कितना अच्छा रखा हो ना, शिनचैन। बाबू, वो भी है, किसने कहा वो नहीं है? क्या वो स्टॉक इन ट्रेड है? क्या वो कंज्यूम? अरे डीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल एसेट है या नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। डीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाबू, इंडिविजुअल्स आप किसी और की एसेट को अपनी कैपिटल एसेट थोड़ा ना कहोगे, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं। डीटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैपिटल एसेट है ना। अच्छा, आपकी फैक्ट्री के अंदर मशीन है, वो कैपिटल एसेट है या नहीं है? अच्छा, मेरे पास मेरे घर में अम, जो मेरा खुद का रेजिडेंशियल हाउस है, वो कैपिटल एसेट में आएगा नहीं आएगा? चलिए, आ जाओ जी। हमने कहा टू टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। तो डिफाइन जिन सेक्शंस में कर रखा है उनको याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कैपिटल एसेट को सेक्शन 214 में डिफाइन कर रखा है, उसकी उसका जो सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। ठीक। अब जी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को कैसे डिफाइन कर रखा है इन जनरल? कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मींस कैपिटल एसेट हेल्ड बाय द एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर। तो इन जनरल आपको क्या दिमाग में रखना है? 36 मंथ्स। दोबारा से रिपीट करूं, इन जनरल कोई भी एसेट है जिसकी एग्जम्पशन नहीं पड़ी हुई, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं पड़ा हुआ, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म, तो आपको क्या देखना है? होल्डिंग पीरियड। एसएससी ने उसे कितने टाइम के लिए होल्ड किया हुआ था? अगर 36 मंथ्स या उससे ज्यादा के लिए, मतलब 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड कर रखा था, तो क्या होगी? लॉन्ग टर्म। अप टू 36 मंथ्स, यहाँ पर अप टू, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, अप टू 36 मंथ्स होल्ड किया हुआ है, शॉर्ट टर्म। मोर देन 36 मंथ्स होल्ड किया हुआ है, लॉन्ग टर्म। ठीक है। लेकिन अब स्पेसिफिक चीजों पे आ जाइए। कहता है इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड, बिल्डिंग और बोथ, इन दोनों केसेस के अंदर होल्डिंग पीरियड हमें क्या देखना है? 24 मंथ्स इंस्टेड ऑफ 36 मंथ्स। इसका मतलब अगर अप टू 24 मंथ्स होल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 24 मंथ्स होल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म। फिर जी, इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, क्लियर कट लिखा हुआ है अदर देन यूनिट्स, तो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है। यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। इन केस ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज, जैसे कि इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है तो कवर हो रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड है कवर हो रहे हैं, डिबेंचर्स लिस्टेड है कवर हो रहे हैं। ठीक। इन केस ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो मेजरली कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक। और
मतलब जनरल म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। और इन केस ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन तीनों केसेस के अंदर वी हैव टू कंसीडर 12 मंथ्स ऑफ होल्डिंग पीरियड। तो मतलब अप टू 12 मंथ्स होल्ड कर रखा है तो शॉर्ट टर्म, मोर देन 12 मंथ्स होल्ड कर रखा है तो लॉन्ग टर्म। ठीक है जी, यहाँ देखो क्लियर कट लिख दिया है 10 यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड एक्सेप्ट इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट shall be short term capital asset if they are held for not more than 36 months। तो इनके ऊपर ऊपर वाले प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, ये जनरल जनरल कैपिटल एसेट में कंसीडर की जाएगी। और जनरल कैपिटल एसेट के केस में 36 मंथ्स, इन दोनों केसेस में 24 मंथ्स, इन तीनों केसेस के अंदर 12 मंथ्स। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहते हैं जो शॉर्ट टर्म नहीं हो लॉन्ग टर्म, सिंपल सी बात। कोई डाउट हो तो बताइए। चलें आगे, आ जाइए जी। अब हमने ऊपर एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया होल्डिंग पीरियड। भाई इसी चीज पे डिपेंड करता है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो यहाँ पर कुछ हमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए गए कि कुछ स्पेशल केसेस में होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करते हुए क्या क्या एक्सक्लूड करना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर कोई कंपनी इन लिक्विडेशन जा रही है, अच्छा यहाँ पर सारे टर्म्स क्लियर है। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं पता है? किसे नहीं पता जीरो कूपन बॉन्ड्स? मैं पूछ रहा हूँ पता है तब भी कोई जवाब नहीं दे रहा, मैं पूछ रहा हूँ नहीं पता है तब भी कोई जवाब नहीं दे रहा। चलो जी मान के चलते हैं पता है आपको। हाँ जी, अगर कोई कंपनी इन लिक्विडेशन जा रही है, मान के चलिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। अब जी कंपनी वाउंड अप होने जा रही है, इन लिक्विडेशन है। तो कब से लिक्विडेशन स्टार्ट हो जाती है किसी भी कंपनी की, हम कब मानते हैं कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन? कम से कम इसका जवाब तो दे दीजिए। कंपनी लॉ का ये चैप्टर हो चुका है, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी में भी ये चैप्टर हो चुका है। कब से माना जाता है कि कंपनी की लिक्विडेशन कमेंस हो चुकी है? अगर आपस में चीजों को नहीं जोड़ पाओगे तो पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। जो चीज कंपनी लॉ में पड़ी है वो सिर्फ कंपनी लॉ के लिए नहीं है, वो प्रोविजन याद होना चाहिए। कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप कब से कंसीडर किया जाता है? जिस दिन शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है। अब जी जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद भी बहुत टाइम लग जाता है वाइंड अप होने में कंपनी को। अब जी जब कंपनी वाइंड अप होगी पता नहीं कब मुझे मेरे शेयर्स के नाम के पैसे मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। ठीक, मैंने जिस कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे थे वो इन लिक्विडेशन है, वाइंड अप होने जा रही है। तो लॉ ने कहा कि जब कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पास होता है वहां से लेके आगे का टाइम कंसीडर नहीं किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। ये कैलकुलेट करने के लिए कि मैंने उस कंपनी के शेयर्स कितने टाइम होल्ड करके रखे। क्योंकि जैसे ही कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप का रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद कंपनी एक्चुअल में लिक्विडेटर के हाथों में चली जाती है। तो उसके बाद ना उस कंपनी के शेयर्स परचेज किए जा सकते, ना सेल किए जा सकते, ना उन शेयर्स के साथ कुछ और किया जा सकता। राइट। तो लॉ ने कहा जी ये जो टाइम है आगे वाला टाइम इसको एक्सक्लूड कर दीजिए जब तक शेयर होल्डर को पैसे वापस नहीं मिल जाते। कितने के शेयर्स परचेज किए थे मैंने? लेट से 10 शेयर्स परचेज किए थे, 10 रुपए का एक शेयर था, तो 100 रुपए के शेयर्स परचेज किए थे। जब कंपनी लिक्विडेट हो गई तो मुझे उन शेयर्स के नाम के लेट से 140 रुपए मिले।
मेरे शेयर्स के नाम के 140 रुपए मिले, तो मुझे 40 रुपीज एक्स्ट्रा मिले ना। अब ये 40 रुपीज जो मुझे एक्स्ट्रा मिले, वो क्या है? कैपिटल गेन है। क्या है जी? वो कैपिटल गेन, राइट। तो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कहता है होल्डिंग पीरियड। तो कमेंसमेंट में चली गई थी कंपनी वाइंडिंग अप की, कमेंसमेंट मान के चलते हैं जी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया गया 1/4/21 को, और मुझे पैसे मिले 1/7/23 को, और मैंने शेयर्स परचेज किए थे लेट्स से 36/2020 को। तो लो ने कहा जी यहां से लेके यहां तक का पीरियड नहीं देखना, बल्कि यहां से लेके यहां तक का पीरियड देखना है, बस ये देखना है कि अब बताइए लॉन्ग टर्म है कि एसेट या शॉर्ट टर्म है। मान के चलते हैं अनलिस्टेड कंपनी थी, तो अनलिस्टेड शेयर के केस में कितना देखना है हमें होल्डिंग पीरियड? अभी ऊपर देखा था ना, कितना होल्डिंग पीरियड देखना अनलिस्टेड कंपनी के केस में? तो क्या 24 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए यहाँ पर? 24 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए, और क्योंकि 24 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए तो क्या हो जाएगा ये? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखता जब मुझे पैसे मिले, तो क्या 24 मंथ्स कंप्लीट हो गए? द आंसर इज यस। फिर मेरा क्या बन जाता है? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बात समझ में आ रही है कि हम होल्डिंग पीरियड क्यों देख रहे हैं कुछ स्पेशल केसेस के अंदर, जहां क्लियर नहीं है कि इस पीरियड को कंसीडर किया जाएगा होल्डिंग या इस पीरियड को कंसीडर किया जाएगा। वहां लो ने हमारी हेल्प करी, और लो ने कहा जी यहाँ पर आपका वाइंडिंग अप कमेंस हो गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ पैसे मिलने का इंतजार कर सकते हो, शेयर्स के साथ कोई डीलिंग नहीं कर सकते। तो हम बस यहाँ तक का आपका पीरियड कंसीडर करेंगे होल्डिंग पीरियड, आगे का एक्सक्लूड। क्लियर है ये बात? अगर आप अपना माइंड यूज करेंगे ना, तो हर केस में आपको समझ में आ जाएगा, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर माइंड ऐसे यूज करेंगे कि पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पता कि वाइंडिंग अप की कमेंसमेंट कब से कंसीडर की जाएगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है, फिर दुनिया में कोई पास नहीं करवा सकता पेपर में। दूसरा केस, इन केस ऑफ अ कैपिटल एसेट which becomes the property of SSC in the circumstances mentioned under section 49(1) सेक्शन 49(1) में कौन से केसेस मेंशन कर रखे हैं जहां एसएससी को एसेट मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट? जैसे कि मुझे मेरे फादर से गिफ्ट में मिल गई एसेट, ठीक। तो फादर ने कब परचेज की थी? लेट्स से 1/4/2016 में। मुझे गिफ्ट करी मेरे फादर ने 37/2020 में। मैंने इसको सेल किया, लेट्स से हाउस की बात कर रहे हैं, मैंने इसको सेल किया 1/3/2022 में। तो बताओ जी, मेरे हाथ में तो यहां पर आई ना, यहां पर पापा के हाथ में आई थी, पापा ने मुझे इस डेट पे गिफ्ट किया। तो लो ने कहा आपको तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो सिर्फ ये पीरियड कंसीडर नहीं किया जाएगा होल्डिंग पीरियड, बल्कि ये भी कंसीडर किया जाएगा जब प्रीवियस ओनर ने एक्चुअल में पे किया था उस एसेट के लिए, ठीक। तो जी ये मान के चला जाएगा प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड क्या है, ये है जी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी क्या है? अगर रेजिडेंशियल हाउस की बात करें तो बताइए कितना टर्म देखना है हमें? 36 मंथ्स, 24 मंथ्स या 12 मंथ्स रेजिडेंशियल हाउस के केस में? 24 मंथ्स देखना है। 24 मंथ्स याद है ऊपर, बिल्डिंग, लैंड और बोथ। तो अगर ये देखा जाता सिर्फ ये,
तो क्या 24 मंथ्स हो रहे थे? द आंसर इज नो। फिर क्या हो जाता अगर सिर्फ इसे देखते तो क्या बन जाती? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन अगर यहां से कंसीडर कर रहे हैं हम तो क्या बन गई ये? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। डिफरेंस आ रहा है चीजों में? हाँ जी। तो इस केस में देयर शैल बी इंक्लूडेड द पीरियड फॉर विच एसेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। फिर जी इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग द शेयर और शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी which becomes the property of the assessee in consideration of the transfer। किस केस में? in the scheme of amalgamation। तो जी मेरे पास XYZ लिमिटेड के शेयर्स थे, ये एक इंडियन कंपनी है, ठीक, जो कि अमलगमेट हो रही है विद ABC लिमिटेड। मेरे पास इसके 100 शेयर्स थे। अब ये जो कंपनी है इसमें अमलगमेट हो रही है तो उसके बाद इस कंपनी की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और मुझे इस कंपनी के शेयर्स के बदले ABC लिमिटेड के शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, मान के चलते हैं XYZ लिमिटेड के जो मैंने शेयर्स परचेज किए थे वो परचेज किए थे 1/6/2018 में। उसके बाद कंपनी अमलगमेट हो गई ABC लिमिटेड में और ABC लिमिटेड के मुझे शेयर्स मिले लेट्स से 1/8/2020 और मैंने शेयर्स को सेल कर दिया लेट्स से 2021 और मैंने शेयर्स को सेल कर दिया 1/3/2022 को। तो लो ने कहा जी एक्चुअल में आपने यहाँ पर शेयर्स परचेज कर लिए थे, ये जो आपको नए शेयर्स मिले हैं वो तो पुराने शेयर्स के बिहाफ पर मिले हैं, राइट। तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास शेयर्स ऑलरेडी 1/6/2018 से थे, तो होल्डिंग पीरियड ये कंसीडर किया जाएगा ना कि ये कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। There shall be included the period for which shares in the amalgamating company were held by the assessee. In case of the share or any other security, जैसे कि फाइनेंशियल एसेट मैंने यहाँ लिख दिया है, एनी अदर सिक्योरिटी का मतलब आपका कोई भी फाइनेंशियल एसेट है, डिबेंचर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, एक्वायर्ड बाय द एसेसी इन राइट इशू। अब एक्चुअल में कंफ्यूजन क्या थी कि मैंने कंपनी के शेयर्स लिए XYZ लिमिटेड के, मैंने शेयर्स परचेज किए 100। XYZ लिमिटेड राइट इशू लेके आती है, राइट इशू तो सबको पता होगा ना, राइट इशू लेके आती है लेट्स से 1/9/2021 को मुझे राइट इशू में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, न्यू शेयर्स। प्रिया इसका मतलब अभी तक आपने कंपनी लॉ का सेकंड चैप्टर नहीं देखा। पेपर कब देना है? दिसंबर में, जून में? आपने कहा था आपने दिसंबर में पेपर देना है, कैसे दोगे? राइट इशू, राइट इशू का मतलब अ राइट प्रीएम्पशन बेस्ड। प्रीएम्पशन का मतलब अगर मैं कोई कंपनी बनाता हूं, ABCD 4 लोग मिलके कंपनी बनाते हैं, स्टार्टिंग में इन्होंने 25-25 हजार रुपए इन्वेस्ट किए कंपनी में, कंपनी बनाई जिसकी इनिशियल कैपिटल थी 1 लाख रुपए, सबने 25% शेयर्स लिए। ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, जिन्होंने कंपनी प्रमोट करी, जो जिन्होंने इनिशियल रिस्क लिया। अब मान के चलते हैं जी फ्यूचर में कंपनी को और पैसों की जरूरत है ग्रो करने के लिए, कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है, मार्केट में अच्छा खासा काम कर रही है, अब कंपनी को ग्रोथ चाहिए तो और पैसे चाहिए कंपनी को। तो ये लोग क्या कहने वाले हैं
कि भैया शुरुआत में हम लोगों ने कंपनी पे ट्रस्ट किया, बिजनेस आइडिया डेवलप किया, कंपनी को प्रमोट किया, पैसे लगाए, रिस्क लिया। अब जब कंपनी एस्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में, तो पहला राइट हमें मिलना चाहिए, अगर कंपनी नए शेयर्स इश्यू करके फंड्स रेज करना चाहती है तो पहला राइट हमारे पास होना चाहिए वो शेयर्स परचेज करने का। किसी अननोन आउटसाइडर कंपनी तब पैसा ले सकती है अननोन से, आउटसाइडर से, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर्स कंपनी को पैसा देने को तैयार ना हो। किसी अननोन को कंपनी तब अपना मेंबर बना सकती है जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स पैसा देने को तैयार ना हो। तो पहला राइट हमारा है कंपनी के शेयर्स लेने का, तो इसे बोलते हैं राइट इशू। अगर मेंबर्स लेने से मना कर देते हैं तो कंपनी इज फ्री टू सेल द शेयर्स टू आउटसाइडर्स। ठीक है, तो राइट इशू का मतलब इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा बेसिस का मतलब जिसके पास जितने शेयर्स हैं उस बेसिस पर उसे उतने ही शेयर्स और ऑफर किए जाएंगे। जैसे अगर कंपनी 1:1 का राइट इशू लेके आ रही है, मेरे पास कंपनी के 25 शेयर्स है, तो कंपनी कहेगी आप 25 शेयर्स और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगर कंपनी 1:2 का राइट इशू लेके आ रही है, मेरे पास 25 शेयर्स है, तो कंपनी कहेगी आप 50 शेयर्स और अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं प्रोरेटा बेसिस पे। दैट इज राइट इशू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑफ द कंपनी। क्लियर है? तो अब इस केस में जब कंपनी राइट इशू लेके आई, वो एक्चुअली में कंफ्यूजन कहाँ थी कि जो राइट इशू में शेयर्स दिए जाते हैं वो बेस्ड ऑन ओरिजिनल शेयर्स होते हैं। ओरिजिनल शेयर्स ये थे, मेरे पास ओरिजिनल शेयर्स थे, उसकी वजह से मुझे राइट मिला न्यू शेयर्स लेने का। तो जो न्यू शेयर्स का होल्डिंग पीरियड है वो यहां से कंसीडर किया जाएगा या जब न्यू शेयर्स अलॉट किए गए वहां से कंसीडर किया जाएगा? तो लो ने वो कंफ्यूजन दूर करी और लो ने कहा भैया एक्चुअल में जो न्यू शेयर्स की एग्जिस्टेंस हुई वो तो इस डेट से हुई ना, जिस डेट पर ये एग्जिस्ट करते हैं वो ये डेट है, तो यहीं से कंसीडर किया जाएगा इन्हें, ना कि ओरिजिनल शेयर्स की डेट को रेफर किया जाएगा। ठीक, तो ओरिजिनल शेयर्स यहां से कंसीडर किए जाएंगे होल्डिंग पीरियड, और जो राइट इशू में न्यू शेयर्स मिले हैं, बोनस इशू के अंदर न्यू शेयर्स मिलते हैं, उनका यहां से ही कंसीडर किया जाएगा जब उनको अलॉट किया जाता है। The period shall be reckoned from the date of allotment of such financial assets। बताओ जी बताओ, हैंड रेज किया है। हम्म, बाबू वो चीज थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, उसकी भी है हमारे पास सेक्शन 55 बड़ा क्लियर कट बताएगा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा इन केस ऑफ राइट इशू। ठीक है, राइट इशू, बोनस इशू, सबके बारे में सेक्शन 55 डीपली बताएगा, बट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आ जाइए, अभी पहले होल्डिंग पीरियड देख लेते हैं। हाँ जी, इन केस ऑफ राइट टू सब्सक्राइब टू एनी फाइनेंशियल एसेट विच इज रिनाउंस्ड इन द फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। अब जी जब राइट इशू आता है, जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जी जब राइट इशू कंपनी ऑफर करेगी तो उस केस के अंदर कंपनी क्या कहेगी कि आप चाहे तो आप ले सकते हैं, अपने एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ कंपनी क्या कहती है, आप चाहे तो आप ले सकते हैं, अगर आप अपना ये राइट किसी और को देना चाहे तो किसी और को भी दे सकता है, मतलब जिसको आप अपना राइट देंगे वो भी चाहे तो शेयर्स ले सकता है। अब एक्चुअल में होता क्या है, मान के चलिए कंपनी राइट इशू लेके आई और कंपनी ने कहा भैया 1:1 का राइट इशू है। अब जिसने पहले 25, मतलब मान के चलते हैं 10 रुपए का एक शेयर था, 25,000 रुपए ए ने, बी ने, सी ने, डी ने इन्वेस्ट किए थे, तो एक्चुअल में हर किसी ने कितने कितने शेयर्स लिए, 2500 2500। ठीक, कंपनी राइट इशू लेके आती है 1:1 का और कंपनी कहती है भैया आप चाहे तो 2500 शेयर्स और ले सकते हैं, लेकिन अब जो शेयर की वैल्यू है, मार्केट वैल्यू तो शेयर की 100 रुपए है, लेकिन हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को राइट इशू में सिर्फ 90 रुपए में शेयर दे देंगे, तो इशू प्राइस क्या रहेगा,
90 रुपए। अब जी 90 रुपए इंटू में 2500, तो लगभग कितना हो गया ये, 2.25 लाख के आसपास, राइट। हाँ 2.25 लाख के आसपास। अब भैया मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेट्स से आई एम ए। अब मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं 2.25 लाख रुपए के और शेयर्स लूं। हो सकता है बी के पास हो सकता है सी के पास हो सकता है डी के पास हो, मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ब्रदर को अप्रोच करूंगा कि भाई 100 रुपए मार्केट वैल्यू का, शिट, रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए, क्या क्या हाँ जी। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं अपने भाई को अप्रोच करूंगा, भाई देख 100 रुपए मार्केट वैल्यू का शेयर है, मार्केट वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, कंपनी 90 में दे रही है, सीधा सीधा 10 रुपए का फायदा है, और 10 रुपए मत देख, सीधा सीधा 10% का फायदा है, ठीक है। मेरे पास तो पैसे है नहीं जो मैं ले लूं शेयर। अगर तू लेना चाहे तो तू ले ले, मैं अपना राइट तुझे 3 रुपए में बेच दूंगा। मैं ये राइट अनाउंस कर सकता हूँ ना किसी और को, तो मैं अपना ये राइट अपने ब्रदर को ऑफर कर रहा हूँ 3 रुपए में, 3 रुपए पर शेयर। कितने शेयर है, तो मुझे सीधे सीधे कितने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, मुझे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, मुझे शेयर्स भी नहीं लेने, मैंने अपना राइट अपने ब्रदर को 3 रुपए में सेल कर दिया, और मुझे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 7500 का। अब मेरे ब्रदर को क्या पड़ेगा, 90 रुपए तो कंपनी को देने पड़ेंगे पर शेयर, 3 रुपए उसने मुझे दिए, तो उसे पर शेयर कितने का पड़ेगा, 93 का। अभी भी उसे बेनिफिट है, क्यों, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की, 100 रुपी। बात समझ रहे हैं। तो अगर उसके पास पैसे हो गए तो वो अभी भी शेयर परचेज कर लेगा, क्योंकि वो शेयर परचेज करके बाहर की बाहर चाहेगा, तो बाहर की बाहर बेच देगा और प्रॉफिट अर्न कर लेगा, ठीक। अब जो ये 3 रुपए मुझे मिले, किस चीज के मिले, सबसे पहली चीज, क्या शेयर कैपिटल एसेट है, द आंसर इज यस। एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल वेदर इमूवेबल। एग्जम्पशन में क्या हमने शेयर पढ़ा था, द आंसर इज नो। तो क्या शेयर कैपिटल एसेट है, द आंसर इज यस। शेयर कैपिटल एसेट है मेरे जैसे आदमी के लिए, जिसका बिजनेस नहीं है शेयर में डील करना। अगर मेरा बिजनेस होता है शेयर में डील करना, तो कैपिटल एसेट नहीं होता, तो मेरे लिए क्या होता, स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन मेरा बिजनेस नहीं है शेयर में डील करना, आई एम नॉट अ शेयर ब्रोकर। तो मेरे जैसे आदमी के लिए क्या है, कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट के अंदर जो हमारा राइट है, क्या वो भी कैपिटल एसेट है, मैंने क्लियर कट लिखा है जी, वो भी कैपिटल एसेट है। प्रॉपर्टी एज वेल एज राइट इन द एसेट, ठीक। तो जो मेरा राइट है, क्या वो भी कैपिटल एसेट है, वो भी कैपिटल एसेट है, ठीक है जी। तो अगर मैं अपना राइट सेल करता हूं तो क्या मुझे कैपिटल गेन होगा, लोग कहता है यस। ये जो आपको 7500 रुपए मिले, कि आपका, बात समझ रहे हैं। ये जो 7500 रुपए मिले हैं, ये क्या है, कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन है तो फाइंड आउट करो, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो जी होल्डिंग पीरियड क्या कंसीडर किया जाएगा, तो जिस डेट पर कंपनी ने ऑफर दिया, कंपनी हैज मेड, और जिस डेट पर मैंने अपना राइट अनाउंस किया, कहता है ये हमारा क्या होगा, डेट ऑफ रेजिस्ट्रेशन से लेकर जिस डेट पर कंपनी ने ऑफर दिया था, ये क्या होगा, होल्डिंग पीरियड विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल गेन। क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, इन केस ऑफ राइट टू सब्सक्राइब, राइट टू सब्सक्राइब,
any financial asset which is renounced in favor of any other person, the period shall be reckoned from the date of offer of such right by the company, as the case may be, making such offer. ठीक है. In case of shares या any other securities acquired by the SESI in the bonus issue, तो मैंने आपको बता दिया था, अगर हम बोनस इशू की बात करें, अगर हम राइट इशू की बात करें, तो भैया जब अलॉट किया जाएगा उसी डेट से हमें पीरियड कंसीडर करना है. ओरिजिनल शेयर का कोई लेना देना नहीं है इस केस में. ठीक. तो पीरियड शैल बी रिकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट. In case of a capital asset being the share या shares in the Indian company which becomes the property of the assessee in consideration of the demerger, तो जैसे एक्विजिशन वाला केस था, अमलगमेशन वाला, वैसे ही डीमर्जर वाला केस है. अगर मान के चलिए कि मेरे पास दीप ज्ञान लिमिटेड के 100 शेयर्स हैं और ये डीमर्ज हो रही है, और मुझे दीप ज्ञान लिमिटेड के शेयर्स के बदले दीप लिमिटेड के 200 शेयर्स मिल रहे हैं, तो लो तो यही कहेगा ना भैया ये जो शेयर्स हैं आपको ओरिजिनल शेयर्स के बदले मिल रहे हैं, इसलिए मान के चला जाएगा ओरिजिनल शेयर्स जब आपने एक्वायर किए थे तब से इन शेयर्स का होल्डिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. There shall be included the period for which share या shares held in the demerged company were held by the assessee. In case of a capital asset being any specified security or sweat equity shares allotted or transferred directly or indirectly by the employer free of cost or at concessional rate. अच्छा, इसोप या इसोस के बारे में तो जानते ही हो ना, भूले तो नहीं. क्या होता है? बेसिकली एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए ये लालच दिया जाता है, राइट, कि भाई आप इतने टाइम तक हमारे साथ काम करते रहेंगे तो आपको हम मार्केट प्राइस से इतने कम रेट पर शेयर्स देंगे. तो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शन होता है उनके पास, यहाँ पर उनको लालच दिया, मतलब यहाँ पर ऑप्शन दिया कि जी अगर आप हमारे साथ 1 साल तक काम करते रहेंगे तो ये ऑप्शन आप में वेस्ट हो जाएगा. जब ये ऑप्शन वेस्ट हो जाएगा तो उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर लेट से आपको ये एक्सरसाइज करना है, वरना ऑप्शन लैप्स हो जाएगा. ठीक. तो मतलब अगर बंदा यहाँ पर शेयर्स अलॉट होते हैं बंदे को, तो अभी तक आपने जितना कुछ भी पढ़ा है उससे मुझे ये बताइए कि उन शेयर्स का होल्डिंग पीरियड यहां से कंसीडर किया जाएगा या यहां से कंसीडर किया जाएगा या यहां से कंसीडर किया जाएगा. डेट ऑफ ऑप्शन से. और कोई? बाबू जब ऑप्शन वेस्ट होगा तो उसके आगे भी मैंने एक चीज कही कि आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है, अप्लाई करने हैं फॉर द शेयर्स विद इन 3 मंथ्स. अगर एक्सरसाइज नहीं किया तो दैट विल बी लैप्स्ड. तो इसका मतलब अभी भी पॉसिबिलिटी है ऑप्शन लैप्स हो सकता है. एक्चुअल में कब शेयर्स एग्जिस्टेंस में आएंगे? ओनली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. तो कब से उनका होल्डिंग पीरियड कंसीडर किया जाना चाहिए? फ्रॉम द डेट ऑफ allotment. The period shall be reckoned from the date of allotment or transfer of such specific security या certificate shares. आ जाइए जी. अब हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, हमने कैपिटल एसेट की डेफिनेशन पढ़ी. अब जी एक वर्ड यूज किया गया था जब सेक्शन 45 हमने स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा ऑन द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. तो भैया ट्रांसफर में क्या क्या कंसीडर किया जाएगा, क्या क्या कंसीडर नहीं किया जाएगा? तो जी ट्रांसफर वर्ड को भी डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 में 247.
तो ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट क्लियर कट लिख दिया है कि जी जो हम यहाँ पर नीचे पॉइंट दे रहे हैं, ये पॉइंट शैल बी इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट्स ओनली। जनरल ट्रांसफर की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि डेफिनेशन इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट है। इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज या रेलिक्विशमेंट, मतलब अपना राइट छोड़ देना, टू गिव अप द राइट ऑफ द एसेट। इसका मतलब अगर मान के चलिए आपके फादर आपके और आपके ब्रदर के नाम पर एसेट ट्रांसफर करके गए हैं, तो आपका भी राइट है और आपके ब्रदर का भी राइट है। अगर आप उस एसेट में अपना राइट छोड़ भी देते हैं, तो किसी को कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना राइट सरेंडर कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं, तो ये मान के चला जाएगा कि आपने अपना जो शेयर है वो अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक। एक्सटिंग्विशमेंट, डिस्ट्रक्शन, आप अपनी कोई कैपिटल एसेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जला देते हैं, फूक देते हैं, इवन उसे भी क्या मान के चला जाएगा, आपने अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया। कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, गवर्नमेंट आपकी एसेट को कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है, मैंडेटरीली एक्वायर कर लेती है। आपकी इच्छा नहीं है कि आपकी वो एसेट, वो प्रॉपर्टी एक्वायर की जाए, लेकिन ठीक है, आपकी जो लैंड थी वो गवर्नमेंट की जो स्कीम थी रेल को लेकर, रेल ट्रैक को लेकर, आपकी लैंड उस स्कीम के बीच में आ रही थी, तो गवर्नमेंट ने कहा लैंड एक्वायर करो और इसके ऊपर से रेल ट्रैक जाएगा। तो इवन चाहे आपसे जबरदस्ती ली गई है, तब भी मान के चला जाएगा आपने गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया, और जो गवर्नमेंट से आपको कंपनसेशन मिलेगा वो क्या मान के चला जाएगा, सेल कंसिडरेशन। In case where the asset is converted by the owner into or is treated by him as stock in trade, तो मेरे पास लेट्स से एक लैपटॉप था जो कि पर्सनल पर्पस के लिए था। अब जी मैंने उस लैपटॉप को बिजनेस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, क्लासेस देने के लिए, तो मैंने क्या किया, अपनी एसेट को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। तो एज स्टॉक इन ट्रेड मैंने यूज करना शुरू कर दिया अपनी एसेट को, या फिर तो इवन मैं अपनी ही एसेट अगर अपने बिजनेस को ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे भी ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा, उस कन्वर्जन को ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। मैच्योरिटी, एक्चुअली में ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल गलत लिया है, क्योंकि अगर मैं पर्सनल पर्पस के लिए लैपटॉप रख रहा हूँ तो वो कैपिटल एसेट नहीं है, तो उसे ट्रांस हाँ 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 हाँ, गोल्ड ज्वेलरी आप इस चीज का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक। क्योंकि एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन वो कैपिटल एसेट थी, और मैंने ऊपर हाईलाइट की थी ये बात कि हमें ये चीज एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ही देखने की वो कैपिटल एसेट है या नहीं है। ठीक है जी। तो एक आधी बार कभी कभी एग्जांपल गलत भी ले लूं तो भावनाएं समझ जाना। हाँ जी। द मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, तो जीरो कूपन बॉन्ड जब रिडीम होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड दोबारा से बता देता हूँ, आपने किसी ने पूछा तो है नहीं, फिर भी बता देता हूँ। जब हम बात करते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की, तो जी डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो आपको उन इंस्ट्रूमेंट पे इंटरेस्ट मिले, तो जी 100 रुपए का इंस्ट्रूमेंट है, आपको कहा गया हर साल आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल आपको 10 रुपए मिलेंगे, और जितने भी टाइम के लिए वो इशू किया गया था बाद में आपको रिडीम कर दिया जाएगा, आपको 100 रुपए वापस मिल जाएंगे, और जब तक रिडीम नहीं किया जा रहा तब तक हर साल 10 रुपए इंटरेस्ट मिलता रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब नो इंटरेस्ट। मान के चलिए आपको एक सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है जिसकी फेस वैल्यू क्या है, 100 रुपए, और आपको कहा जा रहा है कि जी एक साल बाद आपको 100 रुपए मिलेंगे, फेस वैल्यू 100 रुपए है, और एक साल बाद 100 ही मिलेंगे, तो रिडम्पशन प्राइस भी क्या है, 100 रुपए। ठीक। और आपसे कहा गया है कि भैया बताइए कितने में परचेज करेंगे। आप इसे परचेज करते हैं लेट से 90 रुपए में, तो आपको पता है कि मुझे एक साल बाद कितना मिलना है, 100 रुपए। तो यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे किया जा रहा, बल्कि
आपको ओरिजिनल अमाउंट पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसे हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं डिस्काउंटेड सिक्योरिटीज। तो ये जो 10 रुपए का आपका बेनिफिट है, आप उसे इंटरेस्ट समझ लीजिए, रिटर्न समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, डिस्काउंट समझ लीजिए, राइट। तो इस टाइप की सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं? जीरो कूपन। तो एक तरह से 1 साल बाद आप ये सिक्योरिटी वापिस इश्यूअर को दे रहे हैं, जिसके बदले आपको 100 रुपए मिल रहे हैं। तो 90 रुपए की चीज थी, 100 रुपए आपको मिल रहे हैं, तो 10 रुपए आपका क्या हो गया? कैपिटल। तो इवन इसे भी क्या कंसिडर किया जाएगा? ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी। The maturity or redemption of zero coupon bond, the transaction involving the allowing of possession of any immovable property to be taken or retained in part performance of a contract of the nature specified under section 53A of TOPA। कोई इसके बारे में बता सकता है क्या कहना चाह रही है? जनरल नॉलेज की बात है ये। लाइफ में कुछ सेक्शंस याद होने चाहिए, उनमें से एक ये भी है 53A ऑफ टोपा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ में कुछ सेक्शंस याद होने चाहिए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 हमेशा याद रहना चाहिए। इसी तरह टोपा का सेक्शन 53A हमेशा याद रहना चाहिए। सेक्शन 53A क्या कहता है? अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो एक्चुअल प्रोसीजर क्या होता है? सुलेख, आपका माइक बार बार ऑन हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअल में क्या होता है इमूवेबल प्रॉपर्टीज में? कैसे होता है, मान के चलिए मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मिस्टर ए का फ्लैट है। फ्लैट किसका है? मिस्टर ए का। मिस्टर ए मेरे पास आते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मिस्टर ए कहते हैं मुझे घर बेचना है। अब जी मैं क्या करता हूँ, मुझे फ्लैट अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है मिस्टर ए ठीक रेट में बेच रहे हैं और मैं ज्यादा रेट पे आगे बेच सकता हूँ, लेकिन करंटली मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मिस्टर ए को कहता हूँ चलो जी पैसे पकड़ो आप। कितने का है? 60 लाख का। लो 60 लाख रुपए पकड़ो आप। ठीक। और पोजेशन भी ले लेता हूँ मैं, फिजिकल पोजेशन उस फ्लैट का, अब मेरे कब्जे में है फ्लैट। और मिस्टर ए मेरे नाम पर एक्चुअल में फ्लैट ट्रांसफर नहीं करते, मेरे नाम पर क्या कर देते हैं? पावर ऑफ अटर्नी। तो रजिस्ट्री मेरे नाम पे नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अपने पास तो रखना नहीं, मैंने तो आगे क्लाइंट को बेचना है, तो पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम पे हो जाती है। तो जब तक रजिस्ट्री मेरे नाम पे नहीं होगी तब तक ये क्या है? पार्ट परफॉर्मेंस। पार्ट परफॉर्मेंस है ना। तो पार्ट परफॉर्मेंस के अंदर एक क्लाइंट, एक बंदे ने दूसरे बंदे को पैसे दे दिए, दूसरे बंदे ने पहले बंदे को पोजेशन ट्रांसफर कर दिया, पोजेशन दे दिया। ठीक। लेकिन अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है। अब मेरे पास एक क्लाइंट आता कुछ टाइम बाद, लेट्स से मिस्टर बी, मुझे कहता है भैया घर है? मैं कहता हूँ हाँ जी मेरे पास एक घर पड़ा है और 70 लाख का है। उसे पसंद आ जाता है तो मैं जी 70 लाख रुपए का इसे घर बेच देता हूँ। ठीक। 70 लाख रुपीज का मैं इसको घर बेच देता हूँ। और पावर ऑफ अटर्नी क्योंकि मेरे नाम पे है, मतलब इस फ्लैट को दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करने की पावर मेरे पास है, तो मैं फ्लैट बाहर की बाहर मिस्टर बी के नाम पर ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है। तो हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट परफॉर्मेंस, जहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। लो ने कहा कि चाहे पार्ट परफॉर्मेंस है, अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई ये प्रॉपर्टी डीलर के नाम पे, फिर भी पैसे जा चुके हैं, पोजेशन मिल चुका है, तो इवन इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कंसीडर किया जाएगा। और मिस्टर ए को अगर कोई कैपिटल गेन हुआ है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर ये नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बात क्या कर रहा है कि आप किसी सोसाइटी में घर ले रहे हो, तो whether by way of becoming the member of that society or by acquiring the shares in that society or company or in any other way, तो किसी सोसाइटी के आप मेंबर बन रहे हो या किसी सोसाइटी में घर परचेज कर रहे हो, या वो सोसाइटी किसी कंपनी की है, आप शेयर्स परचेज करके आपको घर मिल गया है, तो भैया which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property।
तो इवन उसे भी ट्रांसफर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि मान के चलिए जी एक कंपनी है, उस कंपनी के पास 100 फ्लैट्स हैं। कंपनी कहती है कि भाई हमारे आप 1 करोड़ रुपए के शेयर्स परचेज करोगे, हमारे आप 1 करोड़ रुपए के शेयर्स परचेज करोगे, तो एक घर आपके पास होगा, आपको एक फ्लैट मिल जाएगा, आप उस फ्लैट में रह सकते हो, उस फ्लैट को एंजॉय कर सकते हो। अब देखा जाए तो कायदे से फ्लैट मेरे नाम पे नहीं हुआ, मैंने तो शेयर्स परचेज करे हैं कंपनी के, लेकिन वो काम करने की वजह से मैं इस फ्लैट को एंजॉय कर सकता हूँ एज ओनर। जब तक मेरे पास ये शेयर है तब तक मैं उस फ्लैट को एंजॉय कर सकता हूँ एज ओनर। ठीक, तो लो ने कहा भैया ये तो ट्रांसफर ही कंसीडर किया जाएगा, मान के चला जाएगा कंपनी ने आपको ट्रांसफर कर दिया कितने में, 1 करोड़ रुपए में। तो वो चीज यहाँ पर कवर की हुई है लास्ट पॉइंट के अंदर। हाँ जी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज ट्रांसफर लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। ठीक है जी, बताइए अब यहां तक बताइए, कोई डाउट हो तो। क्या क्या डिस्कस किया हमने? सबसे पहले हमने सेक्शन 45 जो कि चार्जिंग सेक्शन है, उसके प्रोविजंस अच्छे से डिस्कस किए। फिर जी कैपिटल एसेट देखी हमने क्या होती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट देखी। फिर जी शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, ये फाइंड आउट करने के लिए होल्डिंग पीरियड क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या एक्सक्लूड किया जाएगा, वो देखा हमने। उसके अलावा जी हमने ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसफर होगी तभी कैपिटल गेन होगा, ट्रांसफर की डेफिनेशन में ट्रांजैक्शन कवर होगी तभी कैपिटल गेन होगा। तो जी हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन भी पढ़ी, जैसे अगर घर जल जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ मिलता है, तो लोगों ने कहा भाई हम तो ट्रांसफर मान के चलेंगे इसे भी, आपने एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दिया घर, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने आपको पैसे दिए हैं। ठीक, तो इवन वो भी क्या होगा, उसके अंदर आपको अगर ज्यादा पैसे मिल गए तो इवन वो भी कैपिटल गेन कंसीडर किया जाएगा, जिसपे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए।